नमस्कार साथियों। क्या हाथरस की जो पीड़िता है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, क्या उसे न्याय मिलेगा? ये सवाल आपको स्वयं से पूछने की आवश्यकता है। आपसे ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, इसका भी एक कारण है। अभी टेलीविज़न पर एक न्यूज़ चैनल में मैं देख रही थी कि किस प्रकार से हाथरस के जो एसपी हैं, शायद विक्रांत वीर था उनका नाम, वे कह रहे थे कि जो पीड़िता है उसके साथ गैंगरेप की पुष्टि नहीं हुई है। 4 लोग एक दलित लड़की को मार डालते हैं और पुलिस कहती है कि उसका गैंगरेप नहीं हुआ है। अब आप सिलसिलेवार इस बात को अगर समझने की कोशिश करें तो आपको इसमें बहुत बड़ा गड़बड़ दिखाई देगा। 14 सितंबर को 19 साल की एक लड़की का गैंगरेप होता है और होता है जिस वक्त वो अपनी माँ और अपने भाई के साथ बाजरे के खेत में घास इकट्ठा करने जाती है। घास काट के उसका भाई 1-2 गट्ठर अपने घर ले जाता है और उस वक्त उसकी माँ वहां पर घास काट रही होती है, कुछ आगे वो पीछे होती है। ये लड़की दलित समाज की लड़की है और उच्च समाज के लोग, और मुझे जो खबर मिली है कि ये ठाकुर थे, ये लोग आके उस लड़की पर झपट्टा मारते हैं, उसे खींच लेते हैं और एक एक करके उसका गैंगरेप करते हैं। लड़की को किस कदर ये मारते हैं, उसका रेप करने के बाद इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि उसके गर्दन के पीछे की हड्डी टूट गई और उसके स्पाइन में फ्रैक्चर्स हो गए, मतलब रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया, उसकी जीभ को काट दिया गया और लड़की जो है वो पैरालाइज हो गई, यानी कि उसको लकवा मार गया, वो बोल नहीं सकती थी। ये खबरें आ रही थी। हाथरस में उस लड़की के माँ और भाई जो हैं वो जाते हैं पुलिस के पास और पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। उस लड़की का इलाज हाथरस में ठीक प्रकार से नहीं हो रहा होता है, तब उस लड़की को अलीगढ़ शिफ्ट कर दिया जाता, मगर अलीगढ़ में भी ठीक प्रकार से इलाज मतलब उसको इलाज काफ़ी नहीं मिल रहा था, उसकी हालत ठीक नहीं होती। तो उसके बाद क्योंकि इस मामला संभल नहीं रहा था, उसको एम्स दिल्ली भेज दिया जाता है, जहाँ पे वो 15 दिन की इस जद्दोजहद के बाद अपनी जान दे देती है। आज सुबह ये बहादुर बेटी जो है, ये मौत के ये अब नहीं है। ये बेटी जो है, इसके साथ जो हुआ है, अब आपको इस बात को आप मुझे बताइए। ये जो विक्रांत वीर जो पुलिस अधीक्षक है, एसपी, जानते हैं क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि उस लड़की को जब होश आया, 9 दिन के बाद उसे होश आया था, तब उसने बयान दिया था, उसने ये नाम दिए थे। तो जिस लड़के का नाम उसकी माँ ने और भाई ने पहले दिया, संदीप, फिर उसके बाद उसने एक और नाम दिया और उसके बाद पुलिस कह रही है उसने 2 और नाम दिए। जब उससे पूछा गया कि तुमने पहले क्यों नहीं नाम दिए, तो विक्रांत वीर जो एसपी हैं, इन्हें शर्म भी नहीं आती, ये जांच भी कर रहे हैं, ये जजमेंट भी पास कर रहे हैं। ये कहते हैं कि उस लड़की ने कहा, ऐसा कुछ नहीं कहा, और बाद में उसने ये बात कही कि उसके साथ गैंग रेप हुआ। जब उससे पूछा गया कि तुमने ये पहले क्यों नहीं कहा, तो उसने कहा कि मुझे होश ठीक से नहीं आया था। और ये बात क्या अब सच नहीं है कि उस लड़की को सचमुच में ठीक प्रकार से होश नहीं आया होगा, जिस कारण वो लड़की आज मर गई? और क्या बेटियां इसी तरह से मरती रहेंगी? क्या उनके लिए न्याय की आवाज हम नहीं उठाएंगे? आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। दलित समाज की लड़की थी और उच्च जाति के लड़के। आप मुझे बताइए, जो बात मैं जानना चाहती हूँ पुलिस वालों से, इस लड़की से उन लड़कों की ऐसी क्या दुश्मनी रही होगी जो उन्होंने उसको मारा? भाई, मारना होता तो उसके भाई को भी मार सकते थे, उसकी माँ को भी मार सकते थे, हाँ या ना? सोचिए इस बात को। इसका मतलब है कि उस लड़की को जब इन्होंने मारा है तो उसका कोई कारण तो होगा। वो कारण क्या है? पुलिस कह रही है कि गैंग रेप की पुष्टि नहीं हुई। हमने पूछा है डॉक्टरों से, उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं करी। इस वक्त लड़की का शायद पोस्टमार्टम चल रहा है, परंतु आप मुझे बता दीजिए कि उनका उस लड़की के साथ क्या ऐसी दुश्मनी रही होगी कि उन्होंने उस लड़की को मार डाला?
तो इस बात से क्या ये साफ नहीं हो जाता कि वो उस लड़की का सचमुच में बलात्कार ही कर रहे थे? पुलिस ये कैसे कह रही है कि बलात्कार की कोई पुष्टि नहीं हुई, जब लड़की ये कह के मरी है और डाइंग स्टेटमेंट को माना जाता है ना? तो अगर लड़की ने कहा कि उन दरिंदों ने उसके साथ रेप किया, बलात्कार किया, तो उनकी बात मानी जाएगी या इस पुलिस वाले की बात मानी जाएगी? ये सोचने वाला विषय है। आप देख सकते हैं कि पुलिस वाला जो है वो किस प्रकार से अपनी ड्यूटी कर रहा है। उसने संविधान की कसम खाई होगी कि देश में वो लोगों की रक्षा करेगा, और एक महिला की, एक माता, एक बहन उसके घर में भी होगी, बेटी, बहन, बीवी, माँ, दादी, नानी, मौसी, बुआ, मामी, मौसी। आप मुझे बताइए, कोई दर्द ही नहीं है उसे? वो ये बात किस अधिकार से उसने ये बात कहा है? ये सोचने वाला विषय है। मैं ये जानना चाहती हूँ उस पुलिस वाले से भी, और आप लोगों को भी कह रही हूँ, इस बात को उठाइए कि जब लड़की ने डाइंग स्टेटमेंट दिया, मरने के पहले कहा है कि मेरा बलात्कार किया है, तो क्या जरूरी है कि उसके जो प्राइवेट पार्ट्स में उसमें चोट होगी ही? जब लड़की की हत्या कर दी गई तो क्यों करी गई? लड़की की जो रीढ़ की हड्डी है उसे क्यों तोड़ा गया? उसकी जीभ क्यों काटी गई? पुलिस वाले कह रहे हैं कि उसने बयान दिए। अब आप मुझे बताइए, जो लड़की बोल ही नहीं पा रही थी और जो पिछले 3 दिन से वेंटिलेटर पे थी, उसने बयान कैसे दिए? पुलिस वालों की आप सोच को देखिए, इनके तरीकों को देखिए। ये है उत्तर प्रदेश की गुंडा राज वाली गुंडा पुलिस, ये है उत्तर प्रदेश का जंगल राज। एक बेटी और चली गई, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। पर फिर भी कभी भी कोई अपराध होता है तो पुलिस वाले ये पता लगाते हैं कि उसमें मेंस रिया क्या है, मोटिव क्या है, कारण क्या है। आप मुझे बताइए कि क्या आपको मिला इसमें मोटिव? कोई भी 4 व्यक्ति एक 19 साल की लड़की के साथ, उनकी ऐसी क्या दुश्मनी होगी? प्रॉपर्टी को लेके होगी। अगर प्रॉपर्टी को लेके होगी तो भाई को भी तो मारेंगे, माँ को भी तो मारेंगे, लेकिन उस लड़की को मारा जाता है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पुलिस जो है अब बचाने में लगी हुई है इन लोगों को। आप लोगों से भी निवेदन करती हूँ कि अपनी आवाज़ उठाइए। उस लड़की के माता पिता, उसके परिवारजन जो हैं, बताया जा रहा है कि एम्स के बाहर बैठे हुए हैं धरने पर। यह भी बताया गया है कि भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं और उसके अलावा जो उनके साथी हैं, वो सब भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। परंतु आज आप देख लीजिए कि किसी भी टेलीविज़न चैनल पर मुखरता से ये खबर आज जिस प्रकार कुछ चैनलों ने दिखाई, अभी तक नहीं दिखाई, क्योंकि इन्हें तो उनके बारे में बात करना है जिन्होंने ड्रग्स लिए, जिनके यहाँ पता नहीं क्या क्या हुआ, पर बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें करने का इन्हें शौक है, क्योंकि यही सरकार चाहती है। जहाँ तक बात है गरीब की और इस निर्भया की, ये क्या भारत की बेटी नहीं है? भारत की बेटी तो ये भी है। और कहाँ है स्मृति ईरानी, कहाँ है निर्मला सीतारमन, कहाँ छुप गई हैं ये औरतें, कहाँ पे हैं ये महिलाएं? ये और आप मुझे बताइए, स्मृति ईरानी तो सांसद हैं अमेठी से, उत्तर प्रदेश से, उसके अलावा वो महिला एवं बाल कल्याण बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। तो जब उनके पास बाल विकास और महिला सशक्तिकरण जैसा मंत्रालय है, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो सवाल करें, वो पूछे कि क्या हुआ इस लड़की के साथ और क्यों हुआ, और सजा दिलवाए जिन लोगों ने ये कृत्य को अंजाम दिया? आप मुझे बताइए कि क्या ये आवश्यक नहीं है कि नेशनल कमीशन फॉर विमेन, महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्षा हैं, रेखा शर्मा शायद उनका नाम है, कहाँ है वो? कंगना रनौत के मामले में तो बहुत आगे आई, वो बहुत कूद के उन्होंने बहुत कुछ कहा, सभी ने बहुत कुछ कहा। आज कहाँ हैं ये महिलाएं? महिलाएं ही अगर महिलाओं के लिए खड़ी नहीं होंगी, क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी का साथ देना है, क्योंकि उन्हें अपने पार्टी के लोगों को बचाना होता है, और आज अपराधियों को इसलिए बचाना है क्योंकि उत्तर प्रदेश के गुंडा राज को छुपाना है और उत्तर प्रदेश के जंगल राज को बचाना है, क्योंकि वहां पे
पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। थू है इन महिलाओं पर, थू है इस सरकार पर, और शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने, मैंने सुना है कि कुछ 10 लाख रुपए इस परिवार को दिए हैं, कहा है कि दिए जाएंगे, कब तक दिए जाएंगे तो पता नहीं, लेकिन केवल इतना कर देना काफी नहीं है, उसको भी करना जरूरी था, मगर केवल इतना करना काफी नहीं है। जिन लोगों ने ये हत्या करी है, ये बलात्कार जैसा जघन्य अपराध करके जिस निर्ममता से, जिस जघन्य तरीके से उस बच्ची को मारा है, उसकी सजा उन्हें जल्द से जल्द मिले। जब निर्भया कांड हुआ था तो लोग सड़कों पे आ गए थे और माओं को, बेटियों को लग रहा था कि अब हमें न्याय मिलेगा और अब किसी बेटी के साथ इस तरह नहीं होगा। तब भी मैंने कहा था कि इसमें मौत की सजा का प्रावधान करने का मतलब है कि आप हर लड़की को आप, ताकि वो अपना एविडेंस ना दे सके, वो बता ना सके कि उसके साथ क्या हुआ है, हर लड़की के साथ जिसके साथ बलात्कार होगा उसकी हत्या कर दी जाएगी। और आज हम ये देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इस चीज की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है और आप सभी से निवेदन कर रही हूं, क्योंकि ये ऐसी घटना है जो आप सबकी नींद को उड़ानी चाहिए, जिसे आप सबको नींद आज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि किसी एक के घर की बेटी नहीं गई, ये भारत की बेटी है जिसके प्राण चले गए हैं, जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ है। यदि आप और मैं इसके लिए अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे तो याद रखिए, आपके घर की महिलाएं भी, आपके घर की बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। और बेटी तो भगवान का रूप होता है, देवी माँ का रूप होता है। जो नवरात्रों की इस बार पूजा करेंगे, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि वो इस बेटी को याद करके एक प्रार्थना इस बेटी के लिए भी करेंगे, इस बेटी से क्षमा मांगेंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, मोदी जी हो, ये स्मृति ईरानी जी हो, निर्मला सीतारमण जी हो, आप हो या मैं हूं, हम सबको माफी मांगने की जरूरत है। और हमसे कहीं ज्यादा इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, हमारे प्रधानमंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उस बेटी से, उसके परिवार से सार्वजनिक रूप में आकर माफी मांगने की आवश्यकता है। आप अपनी आवाज को इस बेटी के लिए बुलंद करेंगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि हम इस बेटी के लिए आवाज उठाएं, इस बेटी को न्याय दिलवा सके और दोबारा इस तरह का जघन्य अपराध किसी बेटी के साथ ना हो, ऐसी प्रार्थना करें। क्योंकि सरकारों के ऊपर तो भरोसा है नहीं, सरकार तो इस तरह के अपराध रोक नहीं सकती। और झूठ बोलते हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जो कहते हैं कि उनके राज्य में क्राइम यानी कि अपराध खत्म हो चुका है। देखिए, कभी ब्राह्मणों की मौत, कभी बदमाशों के एनकाउंटर जो होते हैं ना, वो कोई सल्यूशन नहीं होते, समाधान नहीं होते क्राइम को खत्म करने का। आप इस बात को मैं जानना चाहती हूं कि इस बेटी के हत्यारों को क्या सजा दी जाएगी? क्या उनके घरों पे भी बुलडोजर चलाए जाएंगे? क्या उनके साथ भी वो होगा जो इन अपराधियों के साथ होता है, एनकाउंटर? और किस प्रकार से और कब तक इन्हें सजा मिलेगी? आप सभी से निवेदन कर रही हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और आवाज उठाइए, अपनी वीडियो बनाइए, डालिए, इस बेटी के लिए न्याय मांगिए ताकि ये सरकार मजबूर हो जाए, अपने घुटनों पे आ जाए और आपकी बात को सुनते हुए इस बेटी को न्याय दिलवाए। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।